1992 में उसने अपने इंडिपेंडेंस के खातिर अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को गिव अप कर दिया था और रशिया को वापस दे दिया। पाकिस्तान को भी पता था कि पहला वार तो कर लेगा, दूसरा वार करने के लायक नहीं बचे। सारी चीजें हैं, प्लॉटिंग है, प्लानिंग है, स्पाइंग है ना। तो इनसिक्योरिटी बहुत है, खासकर ईरान के अंदर ही। अमेरिका टेक्निकली इनके जो न्यूक्लियर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है उसमें फेल हो चुका है। नमस्कार, रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अवतार पांडे। 131 दिन के मौत के बाद अंततः ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खamenei को अंतिम विदाई दे दी गई। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कुछ ऐसी ऐतिहासिक चीजें हुई जिसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। इन सब के बीच में एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध शुरू हो गया है। ईरान ने अमेरिका के नेवल बेसिस पर हमले किए हैं, तो वहीं अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। आखिर अब युद्ध किस मोड़ पर आ गया है, इन सभी पहलुओं को आज रण क्षेत्र में हम समझेंगे। और इन तमाम पहलुओं को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह तुर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया सर, जय हिंद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो पूरा फ्यूनरल प्रोसेस चला एक हफ्ते का, इसमें जो अली खamenei हैं, इनके पार्थिव शरीर को इराक ले जाया गया। इसका क्या रिलीजियस इंपॉर्टेंस है या पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है? पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँ। इसके दो पहलू हो सकते हैं। नंबर एक जी। तो देखो, रिलीजियस और होली रेलेवेंस तो है ही नजफ की, शिया को लेके, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मन में रखते हुए और जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, पीस भी है पर बॉम्बिंग भी चल रही है, तो ये एक नया टाइप का ही जी। कोई पीस उभर के आ रहा है कि ये पीस नेगोशिएशन ऐसे भी होती है। तो बेसिकली ये जो नजफ है, ये इमाम अली जो हैं उनकी ये दरगाह है इधर, ठीक है। और करबला एक जगह है जहां पे इमाम हुसैन यहाँ पे दफनाए गए हैं। तो देख, माना ये जाता है कि शिया इस्लाम में जो भी इधर मतलब दफनाया जाए, है ना, करबला जी। में और नजफ में, वो हाईएस्ट शिया ऑनर के तौर पे देखा जाता है। सर, हाँ, एक बात ये तो रही इनकी रिलीजियस बात। एक बात अब हम युद्ध पर आ जाते हैं। वो समझना चाहूँगा कि जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, तो अली खamenei के 3 बेटे तो पब्लिकली दिखे, लेकिन जो अभी वर्तमान सुप्रीम लीडर बने हैं मुश्तबा खamenei, वो नहीं दिखे। तो क्या उन्हें सिक्योरिटी रीज़न से ही उनकी पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई, या जो हमले में उनके इंजर्ड होने की खबर है, उसमें कोई सच्चाई है? देखिए इसके दो पहलू आ रहे हैं। पहला पहलू आ रहा है कि वो नहीं रहे। ये भी हुँ। कहा गया था कि उन्हें रशिया लेके गए थे इलाज के लिए इमरजेंसी में एयरक्राफ्ट में, पर वो नहीं बच सके। तो पहला तो एक ये हुँ। वर्जन है। हुँ। दूसरा है सिक्योरिटी कंसर्न्स, बिल्कुल, क्योंकि देखिए इजराइल की जो मोसाड है वो एक्सपर्ट है बैक ट्रैकिंग में। मतलब एक बार हुँ। किसी इवेंट पे कोई दिख जाए तो उससे नजर नहीं हटाते, फिर वो सैटेलाइट उसे पकड़ लेती है। फिर जहां जहां वो इंसान जाता है उसके पीछे टेलिंग कहते हैं अंग्रेजी में, कि उसकी टेलिंग होने लग जाती है। और उसके अंदर मोसाड के एजेंट, वहां के लोकल जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स, सब मिलके तहकीकात करके लास्ट प्लेस ऑफ स्टॉप वो दर्ज करके पीछे इसराइल में खबर करते हैं। और फिर वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यूज करके या तो मिसाइल से इंटरसेप्ट किया जाता, या जी। फिर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको वो रास्ते से हटाया जाता। फिर वो जगह वल्नरेबल बन जाती, सिक्योरिटी रिस्क बन जाता। तो इसलिए जानबूझ के ये पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुआ है, ठीक है। हुँ। और हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि अगर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो डिजिटली क्या पता स्क्रीन के जरिए या कुछ कहीं पे दिखाई देते। पर आजकल हुँ। डिजिटल ट्रैकिंग भी ज्यादा आसान है देन फिजिकल ट्रैकिंग। जी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है कि एक ये डिलिबरेट एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश थी कि हुँ। डिसअपॉइंटमेंट है, कोई भी साथ में नहीं है ना। और सिर्फ रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और आतंकी गुट जो इनके हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स,
वही है, इनके साथ और कोई साथ दे नहीं रहा है। तो एक डेलिबरेट पॉलिटिकल मैसेजिंग भी हो सकती है डिस्प्लेजर कन्वे करने के लिए, ठीक है। क्योंकि सऊदी अरब भी इस डेलीगेशन में आया था, मैं तो हैरान था। जी। सऊदी अरब कहां से आ गया, और सऊदी अरब को इनवाइट नहीं किया था, पर तब भी डेलीगेशन आया। तो दैट वाज समथिंग सरप्राइजिंग कि ये कैसे हो गया, दैट वाज अ सरप्राइज। फिर इंटरनली जो सक्सेशन मैनेजमेंट कमिटी होती है इनकी, वो कॉल लेती है कि पब्लिक अपीयरेंस में लाना सेफ है या नहीं। तो जो इनके इंटरनल सक्सेशन मैनेजमेंट कमेटी है, उससे कॉल ली होगी कि इतने वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं, कुछ भी सैबोटाज हो सकता है, फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने सेफ्टी को मन में रखते हुए बोला कि भाई आप नहीं आएंगे इस इवेंट में, है ना। ओके तो सर, और एक ये बात इवेंट के अब। तुरंत पहले, हाँ जी, जी जी। मतलब मैं सर ये बोल ये रहा हूँ कि बात। ये जितनी भी हमने एक्सप्लेनेशन दी है, ये इस पे जी ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये स्पेकुलेशन है। बट ये जी सबसे नजदीकी स्पेकुलेशन है जो हम कर सकते जी। सर एक वक्त अभी हैं। जब ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत की बात चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि युद्ध जो है अब डिप्लोमेटिकली सॉल्व, मतलब लड़ाई अब हो गई, बातचीत दोनों पक्ष टेबल पे हैं, तो अब बातचीत से मामला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान ने भी अमेरिका के बेसिस पर हमले किए, अमेरिका ने भी ईरान पर बहुत तगड़े हमले किए। तो वो जो बातचीत वाली बात खत्म हो रही थी, वो तो साइड हुई, फिर से युद्ध शुरू हो गया। तो ये जो नया युद्ध शुरू हुआ है दोनों के बीच में, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये जो इनके आपस में वार्तालाप हुआ, हुँ, तो मैं फंडामेंटली तो डिसएग्री करूंगा कि ये बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे, एक दूसरे के खिलाफ है, वो स्थिति नहीं रही। हुँ, एटलीस्ट ये है कि डिसएग्रीमेंट हो रही है। पहले तो डिसएग्रीमेंट के लिए भी आमने सामने आना पड़ता है, तो पहले तो जी, आमने सामने भी नहीं थे। अब हुँ, एटलीस्ट डिसएग्रीमेंट्स हो रही हैं ईरान के लॉन्ग स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को लेके, खासकर हुँ, वेपन सिस्टम्स को लेके, एयर डिफेंसेस को लेके काफी इशू हो रहा है। इसको लेके शहबाज शरीफ ने भी तरफदारी की कि एटलीस्ट मिसाइल प्रोग्राम को न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। मतलब हर एक हुँ, मुल्क को एक मुल्क का हक है कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम बनाए ताकि अपनी प्रोटेक्शन कर सके। जी, वरना आज की तारीख में अगर यही, पर अगर हम ये भी कॉन्सेप्ट लेके चले, तो हम सबको पता है कि आज यूक्रेन जो फेस कर रहा है, वो इसलिए हुँ, फेस कर रहा है क्योंकि 1992 में उसने अपने इंडिपेंडेंस के खातिर अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को गिव अप कर दिया था और रशिया को वापस दे दिया था, जी, जिसकी बदौलत आज रशिया में हिम्मत आई कि हम इन पे हमला कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हुँ, इनके पास परमाणु बम नहीं है। तो एक चीज तो तय है कि एक न्यूक्लियर वेपन एक डेटरेंट तो बन ही जाता है, चाहे आप उसको इस्तेमाल नहीं भी करो, आप रखे रहो उसे बना के, पर वो एक एक रेड फ्लैग है कि अगर ये मुल्क के पास ये वेपन सिस्टम है, तो यहाँ पे युद्ध की संभावना ना के बराबर ही होनी चाहिए। जो कि अब अगेन इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के दौरान ये जो हुआ था ऑप सिंदूर में, तो इनका न्यूक्लियर ब्लफ भी कॉल आउट कर दिया था, क्योंकि जौन से मुल्क की लीडरशिप कॉन्स्टेंटली बोले मैं न्यूक्लियर यूज करूंगा, मैं ये करूंगा, वो एक पहली चीज तो इमेच्योरिटी, हुँ, जो ईरान ने नहीं किया, ठीक है। और हुँ, ऊपर से देखिए, पाकिस्तान ने किया था कि हम न्यूक यूज करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर जब जब जहां जहां हमारी मिसाइल्स ब्रह्मोस गिरी, हुँ, हर पल हमें लग रहा था कि ये न्यूक्लियर बटन के पास इनकी उंगली जाएगी, पर ये नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता था कि पहला वार तो कर लेगा, दूसरा वार करने के लायक नहीं बचेगा। तो देखिए, हुँ, दुनिया के लिए ये इम्प्लीकेशंस हैं। जापान में तो पहली बार यूज हुआ था, तब पूरे विश्व को पता लग गया कि इसके क्या विनाशकारी इफेक्ट होते हैं, इंसानियत पे क्या इफेक्ट होता है, ना कि किसी मुल्क के ऊपर, इंसानियत पे सही, असर पड़ता है। तो इसको लेके एक चीज तो तय है कि आज के मॉडर्न जमाने में अगर किसी मुल्क ने परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की सोची या इस्तेमाल किया, चाहे हुँ, वो अपने पक्ष के लिए करे, अपने बचाव के लिए करे, या किसी बुरे मुल्क के खिलाफ करे, एक चीज तो तय है कि
ह्यूमैनिटी विल टेक इट इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि वो हथियार ही गलत है इंसानियत के लिए, इंसान के लिए, ना कि दैट पर्टिकुलर मुल्क के लिए। तो एक तो ये सारी चीजें हैं। ऊपर से देखें हिस्टोरिकली जो मिलिट्री प्रेशर, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की हिस्ट्री रही है, ठीक है, ईरान के खिलाफ, और जिस तरीके से वॉशिंगटन ने अपने मिलिट्री ऑपरेशंस लगातार इराक में रहते हुए ईरान के खिलाफ किए, है ना। इनका जनरल सुलेमानी कहाँ मारा गया? इराक में मारा जी गया, बिल्कुल। है ना। जो 21 मोसाड के जो स्पाइस का सेफ हाउस जो उड़ाया गया, वो सीरिया में उड़ाया गया, और ये ईरान के जरिए उड़ाया गया, ईरान ने उसे बर्बाद किया। तो देखिए दोनों पक्ष अपना युद्ध फॉरेन कंट्रीज में भी लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि दिल्ली में भी जिस तरीके से इजरायली दूतावास के ऑफिशियल की एक फैमिली की गाड़ी पे यहाँ पे ईरानियंस ने सुसाइड बॉम्बिंग की थी, जिसकी वजह से वो पिक्चर द डिप्लोमैट जो है जॉन इब्राहिम की, उन्होंने इसके ऊपर मूवी भी बनाई। तो देखें ये जो लड़ाई थी ये अपनी चरम सीमा पे आके शुरू हुआ है, वरना इन्होंने एक दूसरे को मारने काटने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन्होंने डिप्लोमैटिकली भी एक दूसरे के खिलाफ थे, है ना, मिलिटरीली तो है ही है। उससे पहले अगर वैसे ही ये मतलब बात भी नहीं करते थे एक दूसरे से, तो ईरान के साइंटिस्ट को सिस्टमैटिकली वाइप आउट करना, है ना, ईरान के लोगों को इस्तेमाल करना, वहां पे अत्याधुनिक वेपन सिस्टम प्लांट किया हुआ था गाड़ी में, जो गन थी जिसने ईरान के टॉप साइंटिस्ट को मारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, प्लॉटिंग है, प्लानिंग है, स्पाइंग है ना। तो इनसिक्योरिटी बहुत है, खासकर ईरान के अंदर ही। तो देखें जब ऐसा माहौल होता है, विश्वास का जो स्तर है वो हिट लेता है। तो जी आप बिल्कुल। डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें या इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ऊपर से रीजनल जो इनकी प्रॉक्सी एक्टिविटीज चल रही थी, जो 13 आतंकी गुट है ईरान के बैक्ड, वो भी अपना लगातार मारकाट जारी रख रहे थे, है ना। फिर हमास ने 7 अक्टूबर को अंजाम दे दिया, और इसकी खबर ईरान को थी। तो देखिए गलतियां तो दोनों साइड से ही, मतलब गलती तो मैं कहूंगा सिर्फ ईरान की साइड से हुई है, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक मुल्क इसराइल के निहत्थे आम आदमी को जिस तरीके से इन्होंने उनका नरसंहार किया 7 अक्टूबर को, तो जस्टिफाइबल नहीं है ना, क्योंकि इसराइल तो ईरान के अंदर आके उसने तो कोई नरसंहार नहीं किया, उसने तो कोई ईरानी नहीं मारा। तो जो मुल्कों की लड़ाई है मुल्कों तक ही रहना चाहिए, इसमें दखल अंदाजी देना मतलब आप एक विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हैं। तो अब आज की स्थिति वही हो गई। यस सर। सर जब ये दोनों एक दूसरे पे हमला कर रहे थे तो एक और खबर सामने आई, उसमें हुआ कि द टेक्निकल टॉक्स बिटवीन द ईरान एंड अमेरिका विल कंटिन्यू। व्हाट इज दिस टेक्निकल टॉक? ये इसमें क्या होता है? और जिस तरह से एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, बातचीत में क्या संभावना है, और ये टेक्निकल टॉक क्या होता है? टेक्निकल टॉक है कि अमेरिका टेक्निकली इनके जो न्यूक्लियर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है उसमें फेल हो चुका है। उसे ये ओके। नहीं पता फोर्दो में है, नातांज में है, इस्फहान में है, बुशहर में है, कहां पे है। अब इनको इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सक्सेस नहीं मिल रहा कि न्यूक्लियर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म्स को कैसे प्लेस में लाया जाए। फिर जो पहले तो इन्होंने सैंक्शंस हटाए कि हम हटा देंगे सैंक्शंस ईरान के ऊपर। अब दोबारा बात हो रही है टेक्निकल टॉक्स में कि दोबारा अगर सैंक्शन लगाने तो किस किस फील्ड में लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि अगर सैंक्शन हट गए ये तो अपना पूरा मिलिटराइजेशन को प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे। तो अब ये टेक्निकल टॉक्स में अब ये होगा कि आप ये वाले मिलिट्री इक्विपमेंट या ये वाले चिपसेट, सेमीकंडक्टर आपको मना है, आपके मुल्क में एंट्री ही मना है। तो ये उस पे भी बात हो रही है कि जो टेक्निकली सैंक्शंस को किन किन चीजों पे, आइटम्स पे और लगने चाहिए और कितनों पे हटने चाहिए। क्योंकि देखिए
आवाम सफर कर रही है। जो ईरान में यूनिटी बनी हुई है वो इनके सैंक्शंस ना हटाने की वजह से यूनिटी बन गई, जिसको अमेरिका को पता लग गया कि जो 25-30 हजार जो प्रोटेस्टर इन्होंने तैयार किए थे भड़का के, वो भी मारे गए, क्योंकि ईरान में यूनिटी आज की तारीख में अपनी चरम सीमा पे है, क्योंकि उन्होंने बहुत सफर किया सैंक्शंस के नाम पे। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल फीचर में ये भी है कि प्रिजनर एक्सचेंज, जो भी ईरान के कैदी अमेरिका के पास हैं या फिर अमेरिकी कैदी जो इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, उन पे भी बात होगी कि प्रिजनर एक्सचेंज हो, या फिर इजराइल के जो होंगे, है ना, तो वेस्टर्न कंट्रीज के प्रिजनर्स और की बात और उनकी रिहाई के लिए अमेरिका बात करेगा। ठीक है, उसके सर बाद एक बात। ह्यूमैनिटेरियन जी। एक्सेस, हम्म। मतलब जैसे फूड हो गया, बेसिक एम्यूनिटीज हो गई, उनका हम्म। बेसिकली क्वांटिटी बढ़ना, और जैसे हम्म। इनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, उसको कंट्रोल में हम्म। करना, है ना, और इनकी पॉपुलेशन की मदद करना, एजिंग पॉपुलेशन की मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल फील्ड में, फार्मा के सेक्टर में इनको अपग्रेडेशन चाहिए। ठीक है, फिर इन्हें मैरीटाइम सेफ्टी, अमेरिका को चाहिए हम्म। मैरीटाइम सेफ्टी भी मुहैया करवाएं। तो देखें, अमेरिका ये सारी चीजें ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ऑफर देगा, प्रिजनर एक्सचेंज की भी बातें होंगी, सैंक्शंस के बारे में भी बातें होंगी, न्यूक्लियर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म्स पे भी बात होगी। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसे डी कॉन्फ्लिक्शन होगा, मतलब इसका हम्म। जो स्तर है लड़ाई का, इसका बेसिकली जो लेवल है वो कम कम करवाना चाहते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में कोई एक्सीडेंटल एस्केलेशन ना हो जाए दोबारा, जैसे अभी प्रेसिडेंट ओके। ट्रंप ने दोबारा बॉम्बिंग शुरू कर दी। तो ये क्यों हाँ। की, किस लिए की? तो एक तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि अमेरिका इज बाइंग टैक्टिकल टाइम, ये डिलिबरेट डिले ओके। है, वो हम्म। जानबूझ के ऐसे कर रहा है ताकि उसकी मिलिट्री पूरी तैयारी के साथ दोबारा अंदर जाए और इस बार ग्राउंड ठीक। ऑफेंसिव को भी अंजाम दे। तो सर जो अभी दोनों देशों ने एक दूसरे पे हमले किए, ईरान ने मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के बेसेस है उस पे हमले किए, अमेरिका ने भी ईरान के आइलैंड्स पे हमले किए। तो अभी आप इस युद्ध को किस मोड़ की तरफ जाते हुए देख रहे हैं? जो ये दोनों तो फिर से एक दूसरे पे हमले करने को तैयार हो गए हैं, इनफैक्ट कर भी रहे हैं। देखिए, फुल स्केल वॉर तो अवॉइड होगा जब तक हो ओके। सकता है। ठीक है, हुँ। पर ये ऐसे जो कम स्तर का जो युद्ध है वो चलता हुँ। रहेगा, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। इसके अंदर देखें, अमेरिका की जो भी नेवल एलिमेंट है, मर्चेंट नेवी का जो एलिमेंट है या ट्रेडिंग की बोट्स हैं, उनकी आवाजाही पे काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके। तो यदि अमेरिका का यहाँ पे ट्रेड पे निर्भरता ज्यादा नहीं है तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, पर यदि ज्यादा निर्भर हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी तेल लाने के लिए, तो अमेरिका को 10 बार सोच के टेबल पे दोबारा बैठना पड़ेगा। और देखिए, ईरान रिजीम ऐसी है कि चाहे उसके 2 लाख बंदे खत्म हो जाएं, उनका मुद्दा है लड़ाई लड़ते रहना, ये बैठ के पछताना नहीं कि इतने इनके खत्म हो गए बंदे। आप देखें ना, 1980 से 1988 तक इराक की नाक में दम कर दिया था इन्होंने, इराक की इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी, हुँ। और जब इकोनॉमी बर्बाद हो गई तब सद्दाम हुसैन को लगा कि भाई अब मुझे तेल कुवैत से ही जाके कब्जा करके उसका तेल लेना पड़ेगा, तो ही इकोनॉमी रिवाइव होगी, वरना कहानी खत्म है। और फिर डेजर्ट स्टॉर्म 1 हुआ, कुवैत से खदेड़ा अमेरिका ने इराक को। जी। हुँ। इसके बाद से इराक की बर्बादी शुरू हो गई, वो जो नो फ्लाई जोन सेट कर दिया, है ना, रेड हुँ। जोन सेट हो गए, है ना, नो एंट्री इन इराक हो गया, ना एग्जिट है इराक से अलाउड। तो इराक वैसे ही कोलैप्स कर गया था, बहुत कमजोर हो गया था जब तक डेजर्ट स्टॉर्म 2 हुआ। ठीक है, हुँ। तो अगर आप देखें तो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यदि वो टारगेट होने लगा तो लड़ाई का स्तर बढ़ेगा। फिर हुँ। ईरान भी आईसीबीएम्स और मतलब अमेरिकन सिविल महकमे को भी टारगेट करेगा। फिर इसमें ये नहीं है कि मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट,
ठीक है। और तीसरा विकल्प वही है रिन्यूड डिप्लोमेसी, ठीक है। आप अपने ये युद्ध के साइड बाय साइड आप डिप्लोमेटिकली कनेक्टेड रहें, आप कंटिन्यूड जो एस्केलेशन है आप उन्हें बताएं कि ये ना करें। और देखिए ऊपर से इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो ये तो नहीं है कि अगर अमेरिका का पलड़ा भी भारी है पर उसकी इकोनॉमी खत्म हो रही है, ठीक है। तो जिस तरीके से ये युद्ध को आगे लेके जाना है, इसमें मैं यही कहूंगा कि डिप्लोमेसी के तौर पे दोनों मुल्कों को एक चीज तो ये घोषित कर देनी चाहिए कि मिलिट्री एक्शन अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। और फिर इन्हें ट्रेड के ऊपर बात करनी चाहिए, सैंक्शंस हटाने की बात करनी चाहिए, ताकि देखें ये वो मुल्क है ईरान जिसे मुझे अब लगता है कि देखिए हम ये नहीं भूलना चाहते कि 7 अक्टूबर हमास इन्हीं की पैदाइश और इन्हीं की देन है, इन्हीं ने पनपने दिया उसको। तो देखिए एज ए डेमोक्रेटिक एंड फ्री वर्ल्ड के का हिस्सा होने के नाते मैं तो यही इच्छा चाहूंगा कि ईरान में लीडरशिप चेंज हो, क्योंकि अगर इन्हें यहाँ पे बैठने दिया, पनपने दिया और इन पे हमने सैंक्शंस हटा दिए, कोई गारंटी नहीं है कि ये न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। अब तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से विश्व में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, रशिया या चाइना अपना बनाया हुआ न्यूक्लियर बॉम्ब इनको ना पकड़ा दे कि आप ये रखो अपने पास। क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ तो कर चुका है, उसने अपने न्यूक्लियर एसेट शिफ्ट किए हैं। हाँ उसने शिफ्ट किए हैं सऊदी अरब में, उसे पैसे की जरूरत थी इसलिए किए हैं, ये नहीं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। पर खुदा ना खास्ता अगर रशिया चाइना, या चलो रशिया चाइना भी हम इक्वेशन के बाहर निकाल देते हैं, नॉर्थ कोरिया, किम जॉन उन 101% अपना न्यूक्लियर वेपन इनको वैसे ही पकड़ा देगा और बोलेगा आप अपने पास रखो। उसके बाद क्या? तो इजराइल बिल्कुल ठीक है अपने कहने में और प्रेशर बनाने में कि रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। और देखिए जैसे जैसे ये युद्ध चलता रहेगा इसके परिणाम भी आगे आएंगे, जैसे कि तेल की प्राइसेस महंगी होने वाली हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन महंगा होगा, फर्टिलाइजर्स महंगे हो जाएंगे, खाना महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंप्लीकेशन है कि जो क्रूड ऑयल है उसके इंपोर्ट इंक्रीज कर जाएंगे, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगा, शिपिंग और इंश्योरेंस के कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंडियन नेशनल्स तो वैसे ही रिस्क पे है, जिस तरीके से इंडियन सीमैन सी फेरर्स को टारगेट किया, पीएम मोदी ने भी बोला प्रेसिडेंट ट्रंप को, है ना, और G7 की मीटिंग में कि भाई ये बंद करो, क्योंकि चाहे जौन से किसी भी मुल्क की मैरीटाइम शिप हो, इफेक्ट इंडियन हो रहा है क्योंकि इंडियन वहां पे काम कर रहा है। तो कह रहा है कि एटलीस्ट निहत्ती शिप्स को तो नहीं टारगेट किया जाए। एडिशनल देखे डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने चाहिए, ठीक है। और तभी अमेरिका को चीन की देखिए अब चीन का दौरा हुआ, जिस तरीके से अमेरिकी चीन की ये दौरे के बाद उनके दिए हुए आइटम्स और गिफ्ट्स को लिटरली एयरपोर्ट के डस्टबिन में सारे के सारे इकट्ठे फेंक फेंक के गए। तो ये एक बेइज्जती वाला मैसेज है। हाँ तो ये एक तौहीन है एक मुल्क की, उसकी डिप्लोमेसी की, उसके रिगार्ड की, है ना, उसका जो रवैया है ना, उसकी जो पोजीशन है दुनिया में। तो जिस तरीके से ये जो हरकत की अमेरिका ने, ये साफ साफ बता रहा था कि यू आर नॉट वेलकम चाइना को। और रशिया के लिए भी अलास्का में इन्होंने बुला तो लिया एंकरेज में, है ना, प्रेसिडेंट पुतिन को, पर ऑन ग्राउंड तो आज भी यूक्रेन को हथियार सामान दिया जा रहा है जी। तो वो फिर गलत है ना एक किस्म से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।